फ्रेंड्स, वेलकम टू द लैटिन एकेडमी। करंट अफेयर सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स को। करेक्ट। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है बाली यात्रा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन बिंग G20 की समिट अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है और G20 की मीटिंग जो समिट हुई है, एनुअल समिट, वो हुई है बाली, इंडोनेशिया में। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर्टिकुलर समिट में अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने बाली यात्रा के बारे में जिक्र किया। तो क्या है ये बाली यात्रा, आइए समझते हैं। देखिए, बाली यात्रा दैट मीन्स वोएज टू बाली। बाली इंडोनेशिया, एक सफ़र, एक यात्रा बाली की ओर। और ये रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर है। आप ऐसा समझ सकते हैं, मेला जैसे कुंभ का मेला होता है, जैसे बुक फेयर होते हैं, जैसे सोनपुर का मेला होता है, उसी प्रकार ये एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन फेयर है। और ये कहाँ पे मेला लगता है? ये लगता है आपको कटक में, दैट इज उड़ीसा, ऑन द बैंक ऑफ महानदी। महानदी जो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकल करके बहती है और उड़ीसा को जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, महानदी। ये थर्ड, महानदी की अगर हम बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी एंड कावेरी। करेक्ट। तो ओपन फेयर है, ये कटक में सेलिब्रेट होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना है कि कहाँ पे ये मनाया जाता है, कटक में, ठीक है, किस रिवर के पास ये। अब ये इतना लार्जेस्ट है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 84 एकड़्स, इस साल का जो फेयर है वो 84 एकड़्स ऑफ लैंड पे सेलिब्रेट किया गया है। करेक्ट, ठीक है। अब ये सेलिब्रेट, ये जो पर्टिकुलर फेयर है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रेट करता है द एंशिएंट ट्रेड लिंक्स between India and the Indian Ocean countries like Bali, ठीक है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस एटसेट्रा। और ये जो सेलिब्रेट करती है एंशियंट ट्रेड लिंक, ये ट्रेड लिंक कितने साल पुरानी है? 2000 साल पुरानी। और ये जो बाली यात्रा है, ये इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करें कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1000 साल पहले स्टार्ट हुआ है, 1000 years ago। और तब से कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा की जो कटक की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस पूरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। करेक्ट। और ये सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी ट्रेड लिंक्स हैं हमारे भारत के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि उसके पीछे कारण है, टोटल 2100 स्टूडेंट्स ने 22,000 पेपर बोट, जिसे आप ओरिगामी भी बोलते हैं, भी बनाया है इन 35 मिनट्स। इसलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करी गई है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज बिरसा मुंडा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिरसा मुंडा। देखिए, रिसेंटली हमारे देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ विजिट की थी? दैट इज उली घातू विलेज। और ये उली घाती विलेज है कहाँ? ये है आपका झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। करेक्ट। उली घातू विलेज बेसिकली है बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। और इनका जन्म, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी राष्ट्रपति जी उली घातू विलेज पहुंची थी।
करेक्ट। और इसी दिन झारखंड का भी गठन किया गया है। झारखंड का भी जो एनिवर्सरी मनाई जाती है वो 15 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट। भगवान बिरसा मुंडा बहुत ही छोटी समय के लिए इनका जीवन था और ये कौन थे? ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और 1900 में ये पकड़े गए। राइट। कहाँ पे? चक्रधरपुर के एक जंगल से ये पकड़े गए। जब ये गुरिल्ला वारफेयर में इन्वॉल्व थे तो 1900 में ये पकड़े गए और इसी साल वो रांची के जेल में उनका निधन हो गया। करेक्ट। ये छोटी सी 25 साल की उम्र थी इनकी, इसलिए इनको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फ्रीडम फाइटर। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं आपको ये समझना है कि इन्होंने एक रिलीजन फाउंड किया था। ही फाउंड अ रिलीजन, बेसिकली ही ट्राइड टू फाउंड अ रिलीजन फॉर द आदिवासीज, मुंडा ट्राइब्स के लिए। राइट। और उस रिलीजन का नाम इन्होंने रखा था बिरसाइत। करेक्ट। और इनकी जो फिलॉसफी, इनके फॉलोअर इनको क्या कहते थे? हिज फॉलोअर कॉल हिम एज धरती अब्बा। ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड बाय हिज फॉलोअर। उनके फॉलोअर इनको धरती अब्बा के नाम से बुलाते थे। दैट मीन्स फादर ऑफ अर्थ। और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, जो गुरिल्ला वारफेयर का मूवमेंट शुरू किया था, उस मूवमेंट को कहा जाता है उलुगुलान रिबेलियन। करेक्ट। दैट मीन्स अ ग्रेट टिमुल्ट। ग्रेट टिमुल्ट। ठीक है। ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बिरसा मुंडा जी से पे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, जब झारखंड की बात हो ही रही है तो हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज़ 77% रिजर्वेशन। रिसेंटली झारखंड की गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में, इवन वहाँ की स्टेट असेंबली में बिल पास कर दिया, जो बिल प्रोवाइड करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नौकरियों में 77% आरक्षण के लिए। करेक्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य ने 77% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया ये, और इस पर्टिकुलर चीज़ से एसोसिएटेड है हमारा 9th शेड्यूल। देखिए, 1992 में 9 बेंच की जज ने एक हिस्टोरिक लैंडमार्क वर्डिक्ट दी थी। किस केस में? दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे स्पेशली मंडल केस भी कहा जाता है। और यहां से निकल करके आया था कि रिजर्वेशन आप 50% से ऊपर नहीं दे सकते हैं। लेकिन रिसेंटली आपको भी पता है कि EWS कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। और 10% रिजर्वेशन की जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अपने आप में एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 10% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था और 5 जज बेंच ने इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन की प्रोविज़न को वैलिड बताया। और ये जो 130 था वो बेसिकली 15(5) एंड 15(6) की प्रोविज़न, 16(5) एंड 16(6) की प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करती है, जिससे 10% रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो इंदिरा साहनी की केस में 50% कैप लगा हुआ है कि कोई भी राज्य या भारत सरकार 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस 10% के बाद ये रिजर्वेशन जो है वो 60% का ऑलरेडी हो गया है। तो अलग लेवल का चैलेंज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब बात आते हैं यहाँ पे 9 शेड्यूल का क्या रोल है। अब देखिए कि अगर झारखंड ने 77% रिजर्वेशन की सुविधा प्रोवाइड की है तो ये इंदिरा साहनी केस की वजह से ये रिजर्वेशन जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट में इसे नलिफाइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, मतलब खारिज भी किया जा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए झारखंड सरकार चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाए और 9th शेड्यूल में इस पर्टिकुलर एक्ट को डाल दिया जाए। तो अब समझते हैं कि 9th शेड्यूल एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। और 9th शेड्यूल बेसिकली क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू मतलब है कि आप अगर 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी कानून, चाहे वो सेंट्रल की कानून हो या स्टेट की कानून हो, अगर वो एंटर कर दिया जाएगा तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको भी पता है जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, दैट मीन्स केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन निकल के आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और उसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू को भी इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब कि ऐसी कोई कानून नहीं हो सकती भारत देश में जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन 9th शेड्यूल में लॉज, 9th शेड्यूल में रखे हुए लॉज को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तब। उस समय नहीं जब 9th शेड्यूल के अंदर रखे हुए लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, मौलिक अधिकार को। अगर मौलिक अधिकार को वायलेट करता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि 9th शेड्यूल के अंदर ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो अब बात यह है कि 9th शेड्यूल के अंदर टोटल 284 लॉज अभी डाले गए हैं। और ये जो लॉज है 284 वो किसी ना किसी कैटेगरीज के अंदर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने 31A, 31B और बाद में चल करके 31C का भी प्रोविज़न यहाँ पे एंटर किया था। 13(1)(a) जो बेसिकली है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है, और 31B कुछ कानून को प्रोटेक्ट करती है कि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है और जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो लॉ है, अगर 77% रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है तो 9th शेड्यूल के अंदर रखना होगा, और 9th शेड्यूल में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। जैसे तमिलनाडु में भी रिजर्वेशन दी जाती है और वो रिजर्वेशन 50% से काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? और ये वायलेट नहीं करती है क्योंकि तमिलनाडु की जो रिजर्वेशन लॉ है वो 9th शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी रखी हुई है। इस वजह से तो झारखंड सरकार भी चाहती है कि इस पर्टिकुलर कानून को 9th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसमें एंट्री मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा इशू है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि 9th शेड्यूल के अंदर कितने लॉज हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 9th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से कानून हैं, कब ये 9th शेड्यूल एंटर हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के टाइम पे ये एंटर हुआ था, और बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करती है। इंदिरा साहनी का केस आपको याद रखना है। EWX में 10% की रिजर्वेशन अपने आप में न्यूज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है इस वजह से कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इसको भी ऐड किया गया है। क्लियर? चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज काशी तमिल संगमम। देखिए रिसेंटली ये एक बेसिकली नॉलेज मीट है, संगम कह सकते हैं आप इसको, जो पुराने टाइम पे भी संगम हुआ करता था। संगम लिटरेचर जो जन्म हुआ है पांड्यज साम्राज्य के टाइम पे, वही संगम। तो काशी तमिल संगमम इस बार लॉन्च किया गया है, और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बेसिकली इनॉग्रेट किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसे हम काशी के भी नाम से जानते हैं। करेक्ट। अब ये काशी तमिल संगमम एग्जैक्टली है क्या? ये बेसिकली एक नॉलेज मीट है, ज्ञान संगम जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। करेक्ट। इसमें होगा क्या कि 2400 तमिल स्कॉलर्स काशी जाएंगे और वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नॉलेज पार्टनर कौन है इस पर्टिकुलर संगम का? 2 इंस्टीट्यूट है नॉलेज पार्टनर, दैट इज IIT मद्रास एंड BHU आर द नॉलेज पार्टनर ऑफ दिस। करेक्ट। अब हम समझते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है काशी तमिल संगमम का। देखिए, अगर आप तमिलनाडु आज के डेट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा शिव भगवान के मंदिर मिलेंगे जिनमें नाम काशी होगा। करेक्ट। अब ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं तमिलनाडु का वाराणसी से एक पुराना संबंध है। ये संबंध अगर हम डिस्कस करें तो 15th सेंचुरी की बात है कि मदुरई के एक किंग थे, मदुरई के किंग थे जिनका नाम था पराक्रम पांड्यन, पराक्रम पांड्या।
वो तमिलनाडु के अंदर मदुरई में एक शिव भगवान की टेम्पल मंदिर बनवाना चाहते थे, जिसके लिए वो काशी जाते हैं, क्योंकि काशी उस टाइम पे बहुत ही पवित्र स्थान, इवन आज भी होली प्लेस माना जाता है हिंदुओं का। तो काशी माना जाता था कि शिव भगवान का वो स्थल है। तो काशी में जा कर के वो वहाँ से एक शिवलिंग ले करके आए, और शिवलिंग ले करके आए थे जिन्हें वहाँ इनकी स्थापना करनी थी। तो काशी से जब चले वो शिवलिंग ले करके, तो बीच रास्ते में वो रुक गए, ठीक है, अपने गंतव्य तक पहुँचने से पहले। और उसके बाद वो आराम करने लगे, और आराम करने के बाद जब वो उठे अपना सफ़र वापस चालू करने के लिए, तो जिस गाय के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ था वो गाय वहाँ से जाने से, आगे बढ़ने से मना कर देती है, मतलब हिलती ही नहीं। बहुत प्रयास करने के बाद भी गाय वहाँ से टस से मस नहीं करती है। ऐसी सिचुएशन में पराक्रम पांड्या को लगता है कि ये भगवान शिव की ही इच्छा है, इसलिए वो उस लिंग को वहीं इंस्टॉल कर देते हैं और वहाँ पे एक मंदिर बनवाते हैं, जो आज के डेट में टेम्पल है। वो कौन सा टेम्पल है? विश्वनाथर टेम्पल। और ये जिस प्लेस पे वो लिंग को इंस्टॉल्ड किया गया था, उस प्लेस का क्या नाम है आज के डेट में? आप सभी जानते हैं, दैट इज शिवाकाशी, जहाँ पे भारत देश की पटाखों की फैक्ट्री लगाई जाती है, शिवाकाशी। अब समझ रहे होंगे शिवाकाशी नाम के पीछे का कारण क्या है। अगर हम और आगे बढ़े, कुछ समय के बाद एक दूसरे पांड्यन रूलर थे जिनका नाम था अधिवीर राम पांड्यन। इन्होंने एक और टेम्पल काशी गए और वहाँ से एक शिवलिंग ले करके आए, और उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर एक टेम्पल बनवाया। और वो टेम्पल कहाँ पे है? दैट इज़ तेनकाशी। एक प्लेस है तमिलनाडु के अंदर, तेनकाशी। इस तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो इस्टेब्लिश करेंगे कि काशी और तमिलनाडु का क्या पुराना संबंध है। इसलिए इस बार कल्चरल ज़्यादा सद्भावना बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम वाराणसी में आयोजित करी गई है। क्लियर? तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी बातें याद रखनी है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए, ये साइक्लोन तो न्यूज़ में है ही बिकॉज ऑफ साइक्लोन सीतरंग, जो अभी बे ऑफ बंगाल से उठ करके आया था और वेस्ट बंगाल को हिट किया। सीतरंग जो साइक्लोन थी वो ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर में कवर कर लिया है, उसका नाम दिया था थाईलैंड ने, एटसेट्रा। नाउ इसी साल ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला था। ये ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या है कि एक ही जगह से दो साइक्लोन ओरिजिनेट होती है और दो डिफरेंट डायरेक्शन पे बढ़ जाती है। ये फेनोमेना कोई ऐसा भी रेयर फेनोमेना नहीं है, बहुत ही कॉमन फेनोमेना है, लेकिन इस साल ये फेनोमेना देखने को मिली थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन इस साल का कौन सी दो साइक्लोन थी? तो आपको बोलना है, एक साइक्लोन थी आशनी और दूसरा था करीम। करीम जो है बेसिकली ये नाम किसने दिया है? ये एक अफ्रीकन कंट्री है, सिसिल्स, और आशनी दिया है नाम श्रीलंका ने। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो एक आशनी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ चला गया और करीम जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ मुड़ गया। और ये दोनों साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो इक्वेटर से निकले और ट्रॉपिक्स में बट गए, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। इस ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के पीछे का रीज़न क्या है? दैट इज़ रॉसबी वेव। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव होती है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4000 से 5000 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर सेकेंड की वेवलेंथ से फॉर्मेशन होती है इस पर्टिकुलर साइक्लोन की। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इस साल ट्विन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आई है उन दोनों का नाम क्या है? दैट इज़ आशनी एंड करीम। और किस वेव की वजह से ये होती है? दैट इज़ रॉसबी वेव। ये मई के मंथ में हिट किया था, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, जब साइक्लोन को पढ़ रहे हैं तो डोवराक टेक्निक को भी पढ़ते हैं, और न्यूज़ में क्यों है वो भी हम जान लेते हैं। डोवराक टेक्निक काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ वन रीज़न। डोवराक टेक्निक जो बेसिकली है वो किसके नाम पे है? दैट इज़ वेरनॉन डोवराक। अब ये वेरनॉन डोवराक कौन है? ये एक अमेरिकन मेट्रियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जिनका अभी निधन हो गया है 100 ईयर्स की एज में, 100 सालों की उम्र में इनकी मृत्यु होगी। और इन्हीं के नाम पे डोवराक टेक्निक है जो इन्होंने बनाया था। अब ये डोवराक टेक्निक बेसिकली क्या करती है? ये आपको
विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट का यूज करके साइक्लोन्स की पिक्चोरल डेटा प्रोवाइड करती है। आप देखे होंगे कि साइक्लोन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और साइक्लोन किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसकी जो मैपिंग होती है साल दर साल इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं इनकी टेक्निक में, लेकिन पहली बार उन्होंने ही ये टेक्निक को इन्वेंट किया था कि विजिबल लाइट सुबह के टाइम पे और इंफ्रारेड जब अंधेरे के टाइम पे बताई जाएगी। इस तरीके का आपको दिखेगा कि किस तरीके से साइक्लोन बढ़ रही है। आज भी इसी टेक्निक को यूज़ करके आपको न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, जो आप देखते हैं कि वेव किस तरीके से अपना फॉर्मेशन बना रही है और आगे बढ़ रही है। वो आपको जो टेक्निक है उसे हम क्या बोलेंगे, दोराक टेक्निक, और इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली साइक्लोन्स के लिए, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। बेसिकली साइक्लोन और हरिकेन में कोई फ़र्क नहीं होता है, अलग अलग रीजन्स में से साइक्लोन बोला जाता है और अलग रीजन में से हरिकेन बोला जाता है। तो ये निधन हो गया था इनका, ठीक है, इस वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, मानगढ़ धाम। देखिए मानगढ़ धाम जो है वो एक जगह है दैट इज़ राजस्थान में। राजस्थान में एक हिल है मानगढ़ हिल, वहाँ पे ही एक श्रद्धांजलि दी जाती है 17 नवंबर के दिन। 17 नवंबर को मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ के ट्राइबल लोगों के भील कम्युनिटी उस दिन मार्टियर डे सेलिब्रेट करती है। कारण उसके पीछे उस जगह का इतिहास है। 1858 में एक इंसान का जन्म होता है जिनका नाम होता है गोविंद गुरु, और दयानंद सरस्वती की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर के ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ये ट्राइबल पीपल की अपलिफ्टमेंट, स्पेशली भील कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट, और ट्राइबल कम्युनिटी में जितने भी इविल प्रैक्टिसेस थे उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं गोविंद गुरु जी अपने 25 साल की आयु में। इस टाइम पे वो इस्टेब्लिश करते हैं एक संप सभा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि संप सभा की स्थापना किसने करी थी, तो गोविंद गुरु जी ने करी थी जब वो मात्र 25 साल के थे। और ये संप सभा था बेसिकली हर ट्राइबल कम्युनिटी और अलग अलग कम्युनिटी एक साथ मिल करके आपस में डिस्कशन करते थे किस तरीके से आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत बना रहे, और सारी इविल प्रैक्टिसेस जो उनकी कम्युनिटी में थे उससे किस तरीके से ऊपर उठ करके देश हित के लिए काम किया जा सके। तो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट उन्होंने योगदान दिया था संप सभा का। और ये संप सभा हर समय कहाँ पे मिलती थी, मानगढ़ हिल में। मानगढ़ हिल इसी वजह से काफ़ी फेमस हो गया था इस टाइम तक। 17 नवंबर का वो दिन था, 17 नवंबर 1913 के टाइम पे 1913 में इस दिन कम से कम 1.4 लाख ट्राइबल कम्युनिटी के लोग मानगढ़ हिल में इकट्ठा होते हैं डिस्कशन करने के लिए। एज यूजुअल ये काफ़ी बड़ी तादाद थी, इतनी भीड़ आप समझ सकते हैं, 1.5 लाख लोग। अब इस 1.5 लाख में अंग्रेज़ों ने एक डर पैदा करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर दी थी, इस लीडर ने, गोविंद गुरु जी ने, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन भी प्लान हो रहा था और इवन रेजिस्टेंस तो था ही। इस चीज़ को एक डर पैदा करने के लिए यहाँ पे उनको पुलिस ऑफिसर्स ने इस पूरे मानगढ़ हिल को घेर लिया था जलियांवाला बाग की तरह। लेकिन जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ये तो उससे भी पहले था। और यहाँ पे 1.5 लाख लोगों को धमकी दी गई कि यहाँ से हट जाएं, लेकिन वो लोग डट के खड़े थे और पुलिस शूट आउट हुई जिसमें 1500 ट्राइबल पीपल मर गए इंक्लूडिंग गोविंद गुरु। और इन्हीं 1500 लोगों की शहादत के लिए 17 नवंबर को मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट, शहीद दिवस भील कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, ठीक है, करेक्ट। और इसी पर्टिकुलर प्लेस को जहाँ पे ये शूट आउट हुआ, उसी प्लेस को क्या कहा जाता है, मानगढ़ धाम। तो आज भी काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं 17 नवंबर को, इस दिन को याद करते हैं वो, ठीक है। भील कम्युनिटी बेसिकली एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और भील का मतलब होता है वो, दैट मीन्स धनुष, करेक्ट। और भील को कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, धनुष पुरुष। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, धनुष पुरुष ऑफ इंडिया
किसे कहा जाता है? भील कम्युनिटी के लोगों को, करेक्ट। तो इस नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज मिनीमाटा कन्वेंशन। देखिए मिनीमाटा कन्वेंशन जो है, मिनीमाटा एक जगह है जापान में, और ये कन्वेंशन बेसिकली है टू कर्ब मर्क्यूरी पॉल्यूशन। मिनीमाटा कन्वेंशन कब लागू करी गई थी? ये था 4th COP, दैट इज इन 1996। 1995, 1996, 1998 में 4th COP। 4th COP जब हुई थी, बेसिकली ये कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना में। तो अब आप सोच रहे होंगे इसे मिनीमाटा कन्वेंशन क्यों कहा जाता है। देखिए मिनीमाटा एक जापान में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे एक आउटब्रेक हो गया था, एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे मरकरी कंटामिनेशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ के लोग मरकरी से इन्फेक्टेड हो गए थे, और उसकी वजह से काफ़ी लोग को अपने जान से हाथ धोनी पड़ी थी। उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट और उस जगह की को लेकर के ये कन्वेंशन का नाम रखा गया था मिनीमाटा कन्वेंशन, और 4th COP में ये डिक्लेयर किया गया कि हमें मर्क्यूरी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। मिनीमाटा कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पहले लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन नहीं होती थी, और ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 3rd COP में आया था, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी। लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है कि जितने भी पार्टी सिग्नेटरीज हैं, लाइक इंडिया भी मिनीमाटा कन्वेंशन की सिग्नेटरीज है, उन सभी को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, इस कन्वेंशन में लिखे हुए सभी चीज़ों को फॉलो करना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। तो ये पूरे दुनिया की पहली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन थी, ठीक है, मिनीमाटा कन्वेंशन, जो बेसिकली मरकरी पॉल्यूशन को कर्ब करने की बात करती थी। और रिसेंटली न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि फिर से यूनाइटेड नेशन कंसर्न्ड है और WHO भी कंसर्न्ड है, क्योंकि मरकरी की काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको एयर पॉल्यूशंस में दिखाई देने को मिली है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसको कर्ब करने के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए वो बात कर रहे हैं। तो आई होप आज के वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने बात करे उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। सॉरी, आई होप एक अभी टॉपिक बची हुई है, दैट इज़ NHAI इन्विट। चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इसकी जो चेयरपर्सन है आज के डेट में, ये भी अपॉइंटमेंट इसी साल हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। चेयरमैन कौन है? अलका उपाध्याय, पहली वुमेन है, करेक्ट। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 38,000 करोड़ रुपीस रेज करेंगे थ्रू इन्विट बॉन्ड्स। अब ये इन्विट बॉन्ड क्या है? इन्विट बॉन्ड का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बॉन्ड। मतलब ये कि एक टाइप का बॉन्ड है। अब अगर ये बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इस पे इंटरेस्ट रेट होगा, और ये आपको याद रखना है 8.05% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पे लिखी होती है, बॉन्ड को इशू किया जाता है और पब्लिक उस बॉन्ड को खरीदती है, कंपनीज भी खरीदते हैं, उस बॉन्ड से पैसे रेज करे जाते हैं। तो NHAI ने कहा है कि हम 38,000 करोड़ रुपए इन्विट बॉन्ड को लॉन्च करेंगे और 38,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे, करेक्ट। अब ये जो इन्विट बॉन्ड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये बेसिकली जो बॉन्ड होती है वो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है, म्यूचुअल फंड। अब जितने भी बॉन्ड्स रिलीज होंगे वो बेसिकली लिंक्ड होंगे किस चीज से? कंप्लीटेड हाईवेज प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड हाईवेज जिसकी 1 ईयर टोल कलेक्शंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। मतलब प्रॉफिट मेकिंग हाईवेज को मोनेटाइज किया जाएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी। भारतमाला प्रोजेक्ट जो थी उसमें हाईवेज़ को डेवलप करना था,
कम से कम 24,000 किलोमीटर से भी ऊपर। ये हाईवेज पीपीपी प्रोजेक्ट हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके की जा सकती थी। जब हाईवे कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे टोल कलेक्शन होते हैं। टोल कलेक्शन जनरली 10 से 15 सालों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये होती है प्राइवेट कंपनी जब रोड बनाती है तब ये टोल कलेक्शन का काम होता है। प्राइवेट कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है और टोल से अपने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को निकालती है, उसे कहते हैं बीओटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल। तो बीओटी मॉडल पे बनाया जाता है जनरली, और प्राइवेट कंपनी 15 सालों तक इसको ऑपरेट करती है, डिपेंड करता है कि कितने साल की कॉन्ट्रैक्ट है। 15 साल तक ऑपरेट करती है, टोल कलेक्शन करती है, उसकी मेंटेनेंस करती है और उसके बाद वो पर्टिकुलर हाईवे सरकार को सौंप देती है। तो जब 15 साल तक टोल कलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कमाई भी होती है, क्योंकि वो कमाई का भी ज़र्रा होता है। और उस हाईवे के इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें होती है ये भी उसको मोनेटाइज़ किया जाता है, लाइक शॉप्स हो गए एटसेट्रा, या किसी भी तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं, उसको मोनेटाइज़ किया जा सकता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि वो सारे जो हाईवेज कंप्लीट हो चुके हैं और जिसमें 1 साल से टोल कलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो हाईवे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो कंपनीज पैसा डालती है, रोड बनाती है और उसके बाद टोल कलेक्शन से उस पैसे को रिकवर करती है विद प्रॉफिट। 1 साल अगर कलेक्शन हो गया, प्रॉफिट मेकिंग हो रही है वो हाईवेज, तो अब इस कंपनीज को ने तो बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं ऑलरेडी उस रोड को बनाने में, अब उसे और पैसे चाहिए दूसरे हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन अभी पैसा है नहीं। तो वो कंपनीज क्या करेंगे, NHAI के थ्रू, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के थ्रू इनविड बॉन्ड्स को लॉन्च करेंगे और वो लिंक कर देंगे इस हाईवे से कि जितने टोल कलेक्शन होंगे उसका 8.05% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मान लिया जाए कि आप 1,000 रुपये की बॉन्ड लेते हैं तो आपको 8.05% तक इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा अगर आप उस बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं। प्लस ये जितने भी इनविड बॉन्ड हैं वो आपको सेंसेक्स एंड NSE, BSE और NSE पे ट्रेडेबल भी हैं, करेक्ट। और इसमें टैक्स, इनकम टैक्स डिडक्शंस भी होंगे, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा अगर आपने उस बॉन्ड को 3 साल तक अपने पास रखा हुआ है तो अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू कंपनीज या सरकारें पैसा इकट्ठा करेगी और फिर उस पैसे से दूसरे हाईवेज के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, करेक्ट। तो ये है NHAI का इनविड बॉन्ड। आई होप आज जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उसमें आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।